ठीक है, अभी तक हम लोग देखे थे, जेड इंडेक्स तक देख चुके थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का क्या मतलब है? जब फॉर एग्जांपल ये देख लो एक बारी, पता चल जाएगा। ये पैराग्राफ इस विड्थ के अंदर नहीं आ रही है, ये जो कंटेनर है इसके अंदर नहीं आ पा रही है, हालांकि हमने इस पैराग्राफ को इस कंटेनर के अंदर ही लिखा हुआ है। ठीक है, हमने इस कंटेनर की हाइट सेट कर दी है 65 पिक्सल। हमने इस कंटेनर की हाइट सेट कर रखी है 65 पिक्सल। ठीक है, इसको अभी हटाते ज़रा, इसमें कमेंट नहीं होता है। ठीक है, विजिबल क्या होती है? बाय डिफ़ॉल्ट होती है, हटा भी दिए तो भी क्या दिख रही है? विजिबल। ओवरफ्लो को कर देते हैं हिडन, देखते क्या होता है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा कंटेंट थी वो क्या हो गई? अब हिडन हो गई है। ओके, एक प्रॉपर्टी है स्क्रोल। ओके, अब उसी कंटेनर के अंदर हम लोग स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारा ओवरफ्लो था। पहला विजिबल, दूसरा हिडन, तीसरा स्क्रॉल। और ऑटो में भी वही सिमिलर है, ऑटो वैल्यू सिमिलर टू स्क्रॉल बट इट एड्स स्क्रॉल बार्स ओनली व्हेन नेसेसरी। फिर हम लोग एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में अलग अलग तरीके से ओवरफ्लो दे सकते हैं यूजिंग ओवरफ्लो एक्स, ओवरफ्लो वाई। ठीक है, कर लोगे ना ये वाला, एक्स और वाई अलग से देके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी सीएसएस में आती है, वो है फ्लोट। अब फ्लोट में क्या करना होता है, मैं करके दिखाता हूँ एक बारी। मान लो ये सब हटा दिया, मैंने एक इमेजेस में ऐड कर दी। इमेज क्या, कंटेनर ही बोल देते हैं, कंटेनर। एक कंटेनर बना दी, इसको क्लास दे दी 1। फिर एक कंटेनर बनाते हैं, या फिर एक पैराग्राफ ही बना देते हैं जिसके अंदर लॉरम के 300 वर्ड्स को डाल देते हैं। अब इसको डिज़ाइन करते हैं, बोलते हैं कि 1 जो है, .1, इसका विड्थ और हाइट सेट कर देते हैं। लिखते हैं यहाँ पे 200, हाँ ठीक है, 200 पिक्सल। हाइट भी क्या कर दिया, 200 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रेड। ठीक है, होगा क्या, डिव जो हमारी होती है वो क्या होती है? ब्लॉक लाइन एलिमेंट, राइट। डिव क्या होती है हमारी? ब्लॉक लाइन एलिमेंट। इसको रन कराएंगे, क्या होगा? कुछ इस तरीके से आएगा, है ना। अब हम लोग, एक फ्लोट प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग यूज करेंगे ऑन क्लास 1। लिखेंगे फ्लोट राइट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्या हो गई, ये राइट में आ गई। हाँ, अब डेफिनेशन पढ़ना फ्लोट की अच्छे से, क्या लिखा है? द फ्लोट प्रॉपर्टी इज यूज फॉर पोजिशनिंग एंड फॉर्मेटिंग कंटेंट। ठीक है, और क्या लिखा है इसमें? लेफ्ट राइट कर सकते हैं, नन कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग, जैसे हमने राइट किया ऐसे हो गई थी, सिमिलरली हम लोग लेफ्ट किए ऐसे हो गई। ठीक है, अब क्या तुमने क्या बोला? तुमने पूछा क्या, ये ऊपर क्यों गई? हाँ, हमने जैसे ही फ्लोट किया, ये चली गई आउट ऑफ द फ्लो। क्या चली गई? हमारी जो रेड वाली कंटेनर है वो फ्लो के बाहर चली गई, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, अब ऊपर आने लगेगा। ठीक है, अब तुम चाहते हो कि नहीं यार ये ऊपर ना आए, नीचे ही जहाँ पे थी वहीं पे आए, बस वो राइट हो जाए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन देंगे क्या? नहीं, मार्जिन नहीं देंगे। हम लोग एक काम करते हैं, जो नीचे वाली डिव थी ना, पैराग्राफ थी सॉरी, पैराग्राफ में कर देते हैं क्लियर राइट। ठीक है, हाँ
ठीक है। फिर इसको सर ओवर मतलब ये जो बॉक्स बनाया है ना हमने, इसके आगे आना चाहिए, मतलब ब्लॉक के इसको मतलब ओवर इसके ऊपर नहीं आना चाहिए। इसके आगे मतलब ना ये जो आपने डिप बनाई है ना, डिप के नीचे आ रहा है नॉर्मल के बाद, जैसे राइट साइड में पूरे वर्ड कवर हो रहे थे ना। ये ये पर हाँ ये ठीक है। ठीक है। क्लियर वाली प्रॉपर्टी को हटा दिया मैंने, मैं क्लियर यूज किया तो वो क्या होगी, ऊपर जो आ रही थी वो हट के अब नीचे आने लगेगी। ठीक है, समझ में आ गया ना फ्लोट और क्लियर का क्या मतलब है, बस यही करना था मैं। अब एक अच्छा, अब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मान लो मैंने आउटसाइड एक कंटेनर बना दी। ठीक है, ठीक है, मैंने इसको क्लास दे दी मान लो आउटसाइड। ठीक है, मैं यहाँ पे डिज़ाइन कर देता हूँ आउटसाइड को, लिखता हूँ आउटसाइड, बॉर्डर दे दो इसको 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। क्या होगा? ठीक है, यहाँ तक तो बढ़िया है, बहुत सही। आ रही है यहाँ से बॉर्डर, बॉर्डर कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है, इमेज जो फ्लोट वाली स्टार्ट हुई है वहीं से आ रही है। एक काम करते हैं ना, ये जो लॉरम वाला था इसको हटाते हैं, इसको एक पैराग्राफ देते हैं जिसमें लॉरम के सिर्फ 40 वर्ड्स है। क्या होगा? बॉर्डर का क्या हो रहा है यार? बॉर्डर इमेज से तो, फ्लोट वाली इमेज से तो स्टार्ट हुई है, लेकिन फ्लोट वाली इमेज पे तो एंड ही नहीं हो रही है। क्या करा जाए अब इस केस में? इस केस में हम लोग यूज करेंगे ओवरफ्लो वाली प्रॉपर्टी जो इसके पहले पढ़ाई थी। ठीक है, क्या करेंगे? ओवरफ्लो वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे और इसको कर देंगे ऑटो। ठीक है, क्लियर है ना? समझ में आ गया ना ओवरफ्लो वाली प्रॉपर्टी कैसे काम कर रही थी? ओवरफ्लो कर दिया, ऑटो कर दिया, अपने आप आ जाएगी। स्क्रॉल करेंगे तो क्या होगा यार? तो भी इतनी ही आई है। क्या क्या समझ में आ गया? ओवरफ्लो समझ में आ गया, फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट, क्लियर कैसे करते हैं, क्लियर वाली चीज़ हमें समझ में आ गई है। नेक्स्ट टॉपिक करें। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं फ्लोट के, क्या है? इस तरीके से तुम डिज़ाइन कर सकते हो फ्लोट का यूज़ करके, बट फ्लोट यूज़ मत करना, फ्लोट बहुत बेकार है, फ्लोट मत यूज़ करना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इनलाइन ब्लॉक। डिफरेंस क्या है इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक में? क्या डिफरेंस है, पता है किसी को? जैसे एक हमारा डिस्प्ले ब्लॉक और डिस्प्ले इनलाइन में क्या डिफरेंस है, पता है? डिस्प्ले ब्लॉक और डिस्प्ले इनलाइन में क्या डिफरेंस है? ये भी नहीं पता है? तुम्हें भी नहीं पता है? तुम्हें पता है? आप सर हो। डिस्प्ले ब्लॉक और डिस्प्ले इनलाइन में क्या डिफरेंस है? करते हैं इसको। हमारी जो डिव कंटेनर थी, राइट, ये क्या होती है? हमारी डिस्प्ले ब्लॉक होती है। इनलाइन क्या होता है? इनलाइन एलिमेंट्स, जैसे ये वाली कंटेनर बना दी आउटसाइड वाली, इसको नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं, 1 दे देते हैं। ठीक है, ये वाली कंटेनर थी हमारे पास। अब हम पेस्टिसाइड एक वो है एक्सटेंशन, उसको यूज़ करके दिखाते हैं। ये देखो, ये पूरा का पूरा ब्लॉक कवर करेगा। मैंने इसको हाइट दे दी है ना अभी, कुछ हाइट से हटाते हैं इसको, या एक काम करो इसको हेडिंग ही दे दो H1। मेरा ऑटो रीनेम टैग काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। इसके अंदर लिख देते हैं दिस इज हेडिंग। ठीक है, दिस इज हेडिंग 2।
क्या हुआ ध्यान से देखना, मैंने दो हेडिंग बनाई H1 H2, ठीक है, दिस इज हेडिंग, दिस इज हेडिंग 2, दोनों अलग अलग लाइन में क्यों आ रही हैं? क्या अलग अलग हेडिंग है तो अलग अलग लाइन में आएगी? वाह, प्रॉब्लम ये है ना कि हेडिंग जो होती है वो हमारी ब्लॉक लाइन एलिमेंट होती है, क्या उसका डिस्प्ले बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होता है। पेस्टिसाइड यूज़ करके दिखाता हूँ मैं, ये देखो पूरी की पूरी ब्लॉक कवर कर रही है, राइट, पूरी की पूरी ये ब्लॉक कवर कर रही है, नीचे वाली भी पूरी की पूरी ब्लॉक कवर कर रही है, ठीक है, लेकिन एक एलिमेंट है स्पैन नाम का, उसमें लिख देते हैं दिस इज स्पैन, ठीक है, ये क्या है, ये हमारी इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है ना, ये कितनी एरिया कवर कर रही है, जितना उसका कंटेंट है, ठीक है, ये बस उतनी एरिया कवर कर रही है, लेकिन ब्लॉक वाली पूरी की पूरी एरिया कवर कर रही है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ब्लॉक है ये क्या बन जाए, इनलाइन, ताकि हम इन दोनों को एक साथ ला सके। ओके, कैसे बनाएंगे, हम बोलेंगे हेडिंग जो है H2 जो है उसका डिस्प्ले कर दो इनलाइन, ब्लॉक था उसका बाय डिफ़ॉल्ट, हमने क्या कर दिया, उसको इनलाइन कर दिया, ये देखो किस पे था, H2 पे था ना, H2 पे यूज़र एजेंट स्टाइल शीट से क्या लगा था, डिस्प्ले लगा था ब्लॉक नाम का। ओके, हमने इसको ओवरराइड कर दिया यूजिंग आवर ओन ऑथर स्टाइल कोड, हमने इसको डिस्प्ले कर दिया इनलाइन। ओके, अब ये क्या आने लगी, एक लाइन में आने लगी, ठीक है, क्लियर है ना, डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले ब्लॉक, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्ले इनलाइन एंड डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन हाइफन ब्लॉक, क्या डिफरेंस है नहीं पता? टफ हो गया क्या, ओह माय गॉड, चलो बताता हूँ। इनलाइन में हम लोग विड्थ, हाइट, मार्जिन, पैडिंग नहीं सेट कर सकते, करते हैं, देखते होगा क्या ये, फॉर एग्जांपल H2 को हमने इनलाइन कर दिया, ठीक है, मार्जिन पैडिंग दे सकते क्या, अब इसको मार्जिन दे दो यार टॉप से 100 पिक्सल की, आया क्या, कुछ हुआ क्या? जब डिस्प्ले इनलाइन हो जाएगा तो हम लोग उसमें मार्जिन, पैडिंग, वेट, हाइट कुछ नहीं दे सकते, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार, इनलाइन कर दिया हम तो फंस गए, अब हम इसको हाइट और विड्थ नहीं दे सकते, ठीक है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इनलाइन ब्लॉक में, और अब इस पे हाइट लगने लगेगी, लगी ना, हाइट लगने लगी, राइट, क्या है डिफरेंस डिस्प्ले इनलाइन में और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक में? क्यों नहीं यूज़ करेंगे, क्यों नहीं यूज़ करेंगे, आपकी LI वाली जो आइटम है वो कौन सी होती है डिस्प्ले, मैं दिखाता हूँ एक सेकंड, नैप बार में ही हम लोग यूज़ करते हैं इसको, मान लो तुम्हें फ्लेक्स बॉक्स नहीं यूज़ करना है, उस केस में क्या करोगे तुम, मैंने नैप बना लिया, मैंने लिखा नैव, एंटर किया, 4 एलाइज बना ली, पहले वाले को होम दे दिया, कॉन्टैक्ट अस, अरे यार, अबाउट अस, और क्या होता है, ब्लॉग, क्या होगा ना, इस तरीके से आने लगेगी, हमें ये तो चाहिए नहीं, और हम फ्लैक्स बॉक्स नहीं यूज़ करना चाहते हैं, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि नैव के अंदर जो LI है, ठीक है, उसका क्या करो, डिस्प्ले कर दो इनलाइन, ठीक है, क्या हो गई, अब एक साथ आने लगी, हम लोग इसका डिस्प्ले फ्लेक्स भी कर सकते थे, लेकिन फ्लेक्स पे फिर आपको रो देनी पड़ेगी अलग से, ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें, और फ्लेक्स देखो फ्लेक्स काम नहीं की, क्योंकि वो डिस्प्ले कौन सी थी, ब्लॉक थी, इनलाइन दिया, इनलाइन ब्लॉक से क्या होगा, इनलाइन ब्लॉक का फ़ायदा ये है कि आप इस पे ब्लॉक वाली प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हो, इस पे मार्जिन पैडिंग अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, ठीक है, लेकिन हम लोग इनलाइन में ये सेम काम नहीं कर सकते थे,
मान लो इनलाइन कर दिया, मार्जिन देना था इसको टॉप से 100 पिक्सल की, तो ये काम हम लोग नहीं कर पा रहे थे। ओके, सिमिलरली इनलाइन ब्लॉक से हम लोग ये काम कर सकते हैं। ठीक है, मार्जिन आ जाएगी। क्लियर है? क्या हम लोग इसमें मार्जिन राइट दे सकते हैं? क्या दिखा? इन लाइन में लाइन के अंदर वाली जो मार्जिन है वो दे सकते हैं, लेफ्ट राइट हम लोग दे सकते हैं, टॉप बॉटम वाली चीज हम लोग नहीं दे सकते। ओके, विड्थ सेट कर सकते हैं क्या? देखते हैं। विड्थ सेट करते हैं। विड्थ भी हम लोग इसकी सेट नहीं कर सकते हैं, हाइट भी हम लोग इसकी सेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं कब? जब हम लोग इसको चेंज कर देंगे इनलाइन ब्लॉक में। ठीक है, विड्थ और हाइट दोनों सेट हो गई। ठीक है, बस यही है डिफरेंस बिटवीन इनलाइन एंड इनलाइन ब्लॉक। ब्लॉक, इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक, सब समझ में आ गया ना? अब कोई इशू नहीं है ना? पक्का? ठीक है, ये देखो नेविगेशन लिंक्स के लिए हम लोग इनलाइन ब्लॉक का यूज़ करके कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अलाइन एलिमेंट्स। क्या है? मार्जिन ऑटो तो हम लोग करते थे, लेकिन सेंटर कैसे होता था ये? क्योंकि हम लोग हर डायरेक्शन में सेम मार्जिन दे देते, इस वजह से वो सेंटर हो जाता था। ठीक है, इस आर्टिकल को पढ़ो, क्या लिख रहा है? सेंटर अलाइन एलिमेंट्स, ये क्या करना है? मार्जिन हमें ऑटो कर देनी है, सेंटर हो जाएगा। क्या हम लोग इसको इनलाइन पे लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। इनलाइन ब्लॉक पे लगा सकते हैं। इनलाइन ब्लॉक पे हम लोग इसको लगा सकते हैं। हम लोग इसको ब्लॉक एलिमेंट पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट जैसे कि हमारा टेबल हो गया, टेबल को हम लोग सेंटर कर देते थे ना, मार्जिन ऑटो करके सेंटर पे चली आती थी। लेकिन अगर वो कोई इनलाइन एलिमेंट हुई, कोई स्पैन वाली एलिमेंट हुई, तो वो बीच में नहीं आएगी। ठीक है, तो उसको इनलाइन ब्लॉक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वो बीच में आ सकती है। ओके, करे क्या? जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल सेंटर लगाइए किस पे? सेंटर किस पे लगाइए? इस डिव पे लगाइए, राइट? एक काम करते हैं ना, डिव को हम लोग इनलाइन कन्वर्ट कर देते हैं, डिस्प्लेस की कर देते हैं इनलाइन। ठीक है, इनलाइन कर दिया। अब इस पे मार्जिन वगैरह कुछ नहीं लग रही है, ख़राब हो गई है पूरी। इनलाइन ब्लॉक कर दिया, जैसी थी वैसी आ रही है, लेकिन सेंटर नहीं हो रही है अभी भी। सिंपल ब्लॉक था तब ये सेंटर हो रही थी। ठीक है, इनलाइन ब्लॉक पे मार्जिन ऑटो काम कर रही है क्या? इनलाइन ब्लॉक पे भी मार्जिन ऑटो काम नहीं कर रही है। अगर हमें मार्जिन ऑटो करना ही है तो उसके लिए हमें ब्लॉक बनानी पड़ेगी, तभी मार्जिन ऑटो काम करेगी। ना वो इनलाइन पे काम करेगी, ना वो इनलाइन ब्लॉक पे काम करेगी। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये हमारा हो गया। टेक्स्ट अलाइन पता था कैसे करते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। इमेज को सेंटर करना है, पहले तो उसका डिस्प्ले, इमेज क्या होता है हमारा? इनलाइन एलिमेंट होता है। ठीक है, इसने क्या किया? इसने किया डिस्प्ले को ब्लॉक किया पहले तो, ताकि वो हमारी ब्लॉक एलिमेंट में चेंज हो जाए। अब हम इस पे मार्जिन ऑटो लगा करके इसको कर सकते हैं सेट। ओके, इसने दो अलग अलग बार क्यों किया? एक बार में कर देना चाहिए था। देखो क्या होता है एक बार में करके। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं है।
अलग करो चाहे एक बार करो, लेकिन यहाँ से अगर ब्लॉक हटा दे तब क्या हो रही है, क्योंकि हमारी इमेज क्या होती है, इनलाइन एलिमेंट होती है, इसलिए ये नहीं हो पा रही है सेंटर। इसको कर दिया ब्लॉक, अब ये सेंटर होने लगी। क्या ये इनलाइन ब्लॉक पे सेंटर होगी? इनलाइन ब्लॉक पे भी मार्जिन ऑटो नहीं लगती है, लेकिन लेफ्ट राइट लगा सकते हैं। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट को कर दिया ऑटो, मार्जिन राइट को कर दिया ऑटो। मार्जिन लेफ्ट भी नहीं काम कर रही यार इस पे, क्या था? ब्लॉक में कन्वर्ट कर देना, मार्जिन सारी काम करने लगेगी। ये क्या हो रहा है? मार्जिन लेफ्ट ऑटो किया था तब नहीं काम कर रही है, लेकिन मार्जिन लेफ्ट कुछ पिक्सल दे दिया तब वो काम कर रही है। ऑटो पे तो काम ही नहीं कर रही है, मतलब इनलाइन ब्लॉक हमने लेफ्ट को ऑटो कर दिया ना, तो भी तो काम नहीं कर रही है। ठीक है, क्या हो रहा है, ऑटो वाली चीज़ें इनलाइन ब्लॉक इनलाइन पे काम नहीं करेंगी, वो सिर्फ कहाँ पे काम करेंगी, ब्लॉक पे काम करेंगी। ओके, बस क्लियर कर लो एकदम से। किसी बटन बटन हमारी इनलाइन एलिमेंट होती है इनलाइन होती है ना बटन। हाँ बटन इनलाइन होती है, हो जाएगी सेंटर वो तो। वही है, मार्जिन ऑटोस पे नहीं लगा सकते, जस्ट उसको फ्लेक्स दे करके जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स कर देना सेंटर, या फिर ब्लॉक में कन्वर्ट कर देना, ब्लॉक से भी सेंटर हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा CSS कॉम्बिनेटर्स। ठीक है, कॉम्बिनेटर हम लोग अभी तक नहीं किया, ये हमारी सेलेक्टर की टॉपिक आती है। ठीक है, CSS कॉम्बिनेटर। A combinator is something that explains the relationship between the selectors। जैसे मैंने इनडायरेक्टली कई बार कॉम्बिनेटर्स यूज़ किया है, लेकिन मैंने तुम लोग को बताया नहीं है कि मैं इसको क्यों किया है, मैंने बस कर दिया है। जैसे इसके पहले चाइल्ड सेलेक्टर यूज़ किया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, फिर एक हमारा डिसेंडेंट सेलेक्टर स्पेस वाला, जब H1 जैसे कि दिखाता हूँ मैं, ये डिव है, सॉरी ये नैव है, नैव के अंदर ये लिस्ट है, अगर आपको इसको सेलेक्ट करना है इस पर्टिकुलर लिस्ट को, आप ऐसे भी कर सकते हो, डिसेंडेंट। ठीक है, रिजल्ट्स विल बी सेम। ठीक है, रिजल्ट्स आर सेम। ऐसे भी कर सकते थे आप चाइल्ड, क्योंकि वो उसका चाइल्ड था। ओके, एक हमारा डिसेंडेंट सेलेक्टर, फिर हमारा चाइल्ड सेलेक्टर, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। इसके अलावा कौन से थे, वेब प्लेटफॉर्म .github.io, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे सेलेक्टर्स मिल जाएंगे दुनिया भर के। मैंने बोला था इसको पढ़ने के लिए, पढ़ा था किसी ने? ये देखो, डिसेंडेंट सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर, फर्स्ट चाइल्ड कैसे यूज़ करें, फिर ये क्या हो गया हमारा सिबलिंग सेलेक्टर। इन सब का यूज़ दिया होगा इसमें। ये देखो, जैसे टेबल है, टेबल को कोई आईडी दे दी, उसमें कुछ रो बना दिया, कुछ कॉलम बना दिया। क्या किया इस केस में, एक आईडी को कैसे सेलेक्ट करते हैं, हैश देके, ये कर दिया इसने। फिर उसने डिसेंडेंट सेलेक्टर का यूज़ किया। कौन से सेलेक्टर का पीछे कौन कर रहा है वो, उसको बोलो तरनजीत को। तरनजीत, नया टॉपिक चल रहा है देख लो, उसको बाद में कर लेना, अब से जो क्लासेस में वही असाइनमेंट ही करनी है।
बट ये ख़त्म हो जाए फिर करते हैं, ओके? तब तक आप अपने रूम पे कर सकते हो वो। हमने एक टेबल बनाई, ठीक है, उसमें आईडी दे दी डेटा टेबल नाम की। कौन सी आईडी? डेटा टेबल 1। फिर उसको कैसे हम लोग करेंगे सेलेक्ट? पहले वो आईडी लिख दिया, फिर डिसेंडेंट सेलेक्टर में क्या करते हैं, स्पेस देते हैं, स्पेस दिया। फिर हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ किया, हमें चाहिए था टीडी में चेंजेस करने, ओके? हमने डिसेंडेंट, उसका क्या है, टेबल का डिसेंडेंट है टीडी और टीआर, हमने टीडी को सिलेक्ट किया। फिर हम लोग सूडो क्लास सेलेक्टर का यूज़ करते हैं, कोलन देके, यहाँ पे कोलन दिया, सूडो सेलेक्टर यूज़ कर लिया, उसमें लिखा फर्स्ट चाइल्ड, पहली चाइल्ड को सेलेक्ट कर लो टीडी की, ठीक है? पहली चाइल्ड को सेलेक्ट कर लिया, ये हमारी पहली चाइल्ड थी, सेलेक्ट हो गई, इस पे चेंजेस हो गए। अब यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, यहाँ पे यूज़ हुआ है सिबलिंग सेलेक्टर, हमने इसमें प्लस लगा दिया, ठीक है? हमने इसमें प्लस लगा दिया। इसको चेंज करने का कोई ऑप्शन है क्या? और तब ये वाली यहाँ पे दिखा देता हूँ, कहाँ गई सिबलिंग? एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर का एग्जांपल इसमें डिव प्लस पी किया, बैकग्राउंड कलर कर दिया येलो, ठीक है? इसकी और इसकी कलर चेंज हो गई येलो। कैसे? पैराग्राफ 3 क्या थी, डिव के साथ, डिव के एडजेसेंट में प्लस का मतलब क्या था, प्लस का मतलब था एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, ठीक है? एडजेसेंट, हाँ, जो उसके बाजू में हो, ठीक उसके बाजू में, जो डिव के ठीक बाजू में। तो इसमें क्या किया, डिव के ठीक बाजू में क्या था, ये डिव है, इसके ठीक बाजू में ये वाली पैराग्राफ थी ना, डिव के ठीक बाजू में जो पैराग्राफ थी उसका क्या हो गया, कलर चेंज हो गया, उसका कलर येलो हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी एक डिव है, इसके ठीक बाजू में ये वाली पैराग्राफ है ना, इसका भी कलर चेंज हो गया। तो हमने क्या सीखा, हमने एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर सीख लिया, प्लस यूज करके करते हैं, ओके? क्लियर है ये? सर यहीं पे अगर मल्टीपल रोज होती तो कौन सा सिलेक्ट होगा? कौन सा? टीडी फर्स्ट चाइल्ड उसने उठाया सर, अगर मल्टीपल रोज होती मल्टीपल रोज होती, टेबल। जो भी इसका पहला जो कॉलम होता, पहला कॉलम जहाँ पे भी मिल जाएगा उसको उठा लेगा, ठीक है? वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैसा केस ही बनाया है, यहाँ पे सिर्फ एक ही रो दिया है। एक काम करेंगे ना हम लोग, डिसेंडेंट में टी आर भी लिख देंगे, ठीक है? पहले ये लिख दिया, उसके बाद टी आर लिख दिया, उसके बाद टी डी लिखा, तो सारे टी आर के अंदर वो चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी, ओके? इसके बाद क्या करना है, ये वाली चाइल्ड सेलेक्टर समझ में आया क्या होता है? डिव के अंदर सारी पैराग्राफ को कर देंगे येलो, डिव के अंदर ये पैराग्राफ थी, येलो हो गई। ये सेक्शन के अंदर है, ये नहीं होगी क्योंकि ये डिव का चाइल्ड नहीं है, ये क्या है, डिव का डिसेंडेंट है, चाइल्ड नहीं है। इसको करना होगा तो कैसे करेंगे, उसका चाइल्ड, उसका चाइल्ड, करते हैं यहाँ तक, ठीक है? अब हमें सेक्शन भी चाहिए, ठीक है? ठीक है, ये तो डिसेंडेंट सेलेक्ट हो गया। तब नीचे लिख दो ना, दो बार लिख दो। हाँ, 2 बार भी लिख सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है, वो भी देख लेंगे अभी। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या होता है, चाइल्ड सेलेक्टर क्या होता है, फिर हमारा एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर क्या होता है। इसको पढ़ो, क्या लिखा है, इट इज यूज टू सेलेक्ट एन एलिमेंट दैट इज डायरेक्टली आफ्टर अनदर स्पेसिफिक एलिमेंट। Sibling element must have the same parent element and adjacent means immediately following, ठीक है? अब ये देखो, ये वाली सेलेक्टर यूज हो रही है, इसका क्या नाम है, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। क्या हुआ इसमें,
हमारा जो पैराग्राफ 3 था उसका कलर चेंज हो गया और पैराग्राफ 4 का कलर चेंज हो गया। ठीक है, क्या मतलब इसका? डिव के बाद, डिव के एडजेसेंट में जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनका कलर चेंज कर दो, लेकिन वो डिव का एडजेसेंट होना चाहिए। ओके, डिव, ये हमारा डिव है। डिव के बाद प्लस करोगे तो सिर्फ एक पे आएगा ना, नीचे वाले पे नहीं आएगा। प्लस किया, हाँ, प्लस किया तो सिर्फ एक पे आएगा। ये टिल्ट वाली साइन यूज कर ली, सब पे आने लगेगी। एक और पैराग्राफ बना देते हैं, उसको भी देख लेते हैं। है ना, सब पे आने लगी है। क्या हुआ? एक और डिव लाते हैं इसके पीछे, कोई मतलब नहीं, वो सारे डिव पे लगेगी वैसे तो। ठीक है, 4 पे वो फिर भी लगेगी। कॉम्बिनेटर समझ में आ गया? और भी तरीके के कॉम्बिनेटर्स हैं, वो इसमें पता चलेंगे। यूजिंग सेलेक्टर बेस्ड ऑन सूडो क्लास कंक्लूजन। चाइल्ड सेलेक्टर देख लिया था, डिसेंडेंट सेलेक्टर देख लिया था, ये चाइल्ड हो गया, ये डिसेंडेंट हो गया। एडजेसेंट हमने देख लिया था, जनरल सिबलिंग हमने देख लिया था। बस इतने होते हैं आई गेस। उसके बाद फिर सूडो सेलेक्टर्स इसमें आ गए। इसमें सूडो है, नॉट सूडो है, बस इतने ही है आई गेस। कॉम्बिनेटर्स में बस इतने ही है। कोई एक्स्ट्रा दिख रहा है क्या ऐसा एट्रीब्यूट सेलेक्टर छोड़ के? कॉम्बिनेटर सबको समझ में आ गया ना, कौन कौन से आते हैं? सिंपल वाला कॉम्बिनेटर क्या था? चाइल्ड वाला हो गया, फिर डिसेंडेंट हो गया जिसको अलग अलग लिख दिया, एडजेसेंट वाला हो गया, फिर जनरल सिबलिंग हो गया। ये 4 तरीके के हमारे आ गए कॉम्बिनेटर्स। नेक्स्ट हमारा आता है सूडो क्लास। ये तो देखा हुआ है, हवर वाला, एंकर टैग पे जैसे लगाते थे, हवर, विजिटेड, ये सारी चीज़ें हमारी सूडो क्लास सेलेक्टर्स में आती हैं। देखो एंकर वाला करके दिखा रहे हैं, क्या लिखा है? इट इज़ यूज टू डिफाइन ए स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। स्पेशल स्टेट, जैसे हवर वाला डाल के रखे ना, क्या लिखा है यहाँ पे? सूडो क्लासेस कैन बी कंबाइंड विथ एस्टिमल क्लासेस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इसको देखो। ये हमारा एंकर टैग है, एंकर में क्या दे दिया? क्लास दे दिया। तो यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर लिया, फिर उस पर भी हवर लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, कि नहीं हमें एंकर में, दोनों एंकर पे सेम चीज़ नहीं करना है, हमें एंकर के एक स्पेसिफिक क्लास है उस पर ये चीज़ लगानी थी। तो हमने लिखा ए डॉट हाईलाइट, कि बस इस वाले एंकर पे लगाना। क्या करना? इस पे जब जैसे ही हवर हो इसका कलर चेंज हो जाए, इस पे कुछ इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, सूडो क्लास का हमने इधर यूज़ कर लिया। सिमिलरली डिव पे हवर लगा सकते हैं। अब ये नई चीज़ दिखी, टूल टिप, क्या है ये? इसने एक पैराग्राफ का डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। पहले क्या था? डिस्प्ले नन था, जैसे ही हवर हुआ उसका डिस्प्ले इसने ब्लॉक कर दिया। सिंपल है, कोई इसमें जादू नहीं हुआ है। इसमें पहले से डिव बनाई हुई थी, इसके अंदर एक पैराग्राफ लिखा हुआ था, लेकिन उस पैराग्राफ का इसने पहले क्या कर रखा था? डिस्प्ले नन कर रखा था। ओके, फिर जैसे ही आप इस पे हवर करोगे, डिव हवर, फिर पैराग्राफ पे एक डिसेंडेंट यूज किया उसके साथ,
डिसेंडेंट यूज किया और कर दिया उसका डिस्प्ले ब्लॉक। इसके नीचे कुछ बना देते हैं, एक पैराग्राफ लिख देते हैं। तो डायरेक्ट पी ओवर में लिख सकते हैं पैराग्राफ क्या ओवर। हुआ? यहाँ डी ओवर लिखा है, हाँ, डायरेक्ट पैराग्राफ ओवर में। डायरेक्ट लिखोगे? हाँ, क्या बोल रहे हो ऐसे? लिख। इट्स नॉट वर्किंग। पैराग्राफ पे हो सकता है ये प्रॉपर्टीज हम लोग ना लगा सकते हो, हवर वाली, जैसे एंकर टैग पे लगा सकते हैं। पैराग्राफ पे हो सकता है ये प्रॉपर्टीज हम लोग ना लगा सकते हो। चलिए कैलकुलेशन वो सब तो ठीक है, ये क्यों नहीं आ रहा है? अरे यार, इसका डिस्प्ले नन कर रखा हुआ है। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक क्या हुआ, फिर नीचे वाला जो पैराग्राफ था वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा जैसे हम हवा करेंगे। समझ में आ गया ना? अब फर्स्ट चाइल्ड हमने यूज़ किया हुआ है, फर्स्ट चाइल्ड, nth चाइल्ड, ये सारी चीज़ें हो गई हैं यूज़। ये क्या है? वैल्यू वाला लगाना, हाँ, वैल्यू वाला लिखा है। कौन ऊपर सा? था, ऊपर था, टॉप पे टॉप। ये जैसे ये था वैल्यू। कोई भी प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू, ये सिंटैक्स है। सर्च बॉक्स की तरह, सर्च बॉक्स की तरह मतलब? और उसमें वैल्यू डाल सकते हैं। हाँ, उसमें वैल्यू डाल सकते हैं। ये हो गया, ये नया है, ये देख लो। क्या, कुछ नहीं है, काम की चीज़ नहीं है। देख लो क्या लिखा है। एक लैंग लैंग नाम का एट्रीब्यूट यूज़ किया है, फिर उसको कैसे किया है, इधर सूडो क्लास लगाया, लैंग इधर डाला, ब्रैकेट्स के अंदर उसका जो नाम था वो डाल दिया, नो डाल दिया। फिर एक प्रॉपर्टी होती है कोट्स नाम की, स्टार्टिंग पे वो ये ऐसा कोट लगा देगी, एंड पे वो ऐसा कोट लगा देगी। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में ऐसा कोट लग गया, एंड पे ऐसा कोट लग गया, ठीक है। लेकिन ये कोट जो है सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। हे, ठीक है, वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। ये कोड इसमें कर दिया सेलेक्ट। हाँ, हाँ सर, जैसे किसी वेबसाइट पे जैसे कॉपीराइट बेचता है ना, नीचे कॉपीराइट लिख के, उसका क्या होता है? कॉपीराइट होता है वेबसाइट की कि आप मेरा कॉपी ना कर लो। पेटेंट उसका होता है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का। वेबसाइट्स का कैसे लगता होता है? क्या? जैसे हमने कहीं, कॉपीराइट लेना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। जैसे हमने डोमेन लेते हैं ना, हाँ, हमने किसी जैसे गोडैडी पे डोमेन ले लिया हमने, या फिर कोई दूसरी साइट से किसी और का डोमेन ले लिया, अलग अलग साइट पे डाल दिया, तो उसकी कॉपीराइट वजह से लगेगा। ढूंढो अगर मिल गया तो। ये मेरा, ये चोरी कर रहा है मेरा, ऐसा पता चल गया तुमको, तो उस पर क्लेम कर दो कि आप मेरा वाला वेबसाइट क्यों यूज़ कर रहे हो। अगर दोनों अलग अलग उस पे है ना, गूगल एनालिटिक्स का यूज़ कर सकते हैं पता लगाने के लिए कि कौन आपकी वेबसाइट के जैसा कुछ यूज़ कर रहा है।
जैसे मैंने अपने वेबसाइट में एक गूगल एनालिटिक्स लगा ली, तो वो ट्रैक करके बताएगी लोकेशन, ठीक है, कौन कहाँ से खोल रहा है। अब जैसे ही मान लो यूएसए से कोई अगर मेरा वेबसाइट कॉपी कर लिया, लेकिन वो ये भूल गया, गूगल एनालिटिक्स हटाना भूल गया, तो वो ट्रैक कर लेगी कि अमेरिका से कोई यूज़ कर रहा है। वो एक तरीका है क्लेम करने का। बाकी तो कैसे बताऊँ मैं, तो कॉपी कर लिया, अब ढूंढो बैठ के मूवीज़ कैसे फैल जाती हैं। ठीक है। यहाँ देखो दुनिया भर का सीएसएस दिया हुआ है, कितना पढ़ लोगे। ठीक है। सूडो जैसे सूडो क्लास होता था, सूडो एलिमेंट्स होता है। ठीक है, बता रहा हूँ। सूडो एलिमेंट्स का पहले डेफिनेशन देखो। सूडो एलिमेंट इज यूज टू स्टाइल स्पेसिफाइड पार्ट्स ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का स्पेसिफिक पार्ट को अगर हमें करना हो स्टाइल, तो हम लोग सूडो एलिमेंट का यूज़ कर लेते हैं। ओके। इट कैन बी यूज टू स्टाइल द फर्स्ट लेटर और लाइन ऑफ एन एलिमेंट। तुम्हारा पैराग्राफ एलिमेंट है, तुमको अगर उसका फर्स्ट लेटर को अगर स्टाइल करना है तो तुम सूडो एलिमेंट का यूज़ कर सकते हो। या फिर अगर तुम्हें इंसर्ट करना है कंटेंट को बिफोर आफ्टर, इंसर्शन के लिए तुम यूज़ कर सकते हो। जैसे फर्स्ट लाइन यहाँ पे दिया हुआ है ना, पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन का कलर चेंज कर दो। यहाँ पे सूडो एलिमेंट का यूज़ किया है, बोला है फर्स्ट लाइन का कलर चेंज कर दो, वेरिएंट चेंज कर दो। ठीक है, फर्स्ट लाइन का कलर चेंज हो गया, वेरिएंट चेंज हो गया। इसमें डबल लग रहे हैं तो। हाँ, इसमें डबल कोलन लगेगी। ठीक है। सिमिलरली ये हो गया, इसमें बहुत तरीके हैं। फिर तुम अपना जैसे फर्स्ट लेटर हो गया, फर्स्ट लाइन था ये, फर्स्ट लेटर हो जाएगा ये। और क्या है, मल्टीपल सूडो एलिमेंट्स लगा सकते हो, मल्टीपल सूडो एलिमेंट्स भी। फर्स्ट लाइन कर दिया अलग से, फर्स्ट लेटर कर दिया अलग से, एक साथ कर सकते हैं क्या इसको? नहीं, वो तो फिर डिसेंडेंट हो जाएगा। बिफोर आफ्टर ये देख लो, ये थोड़ा काम का है। बिफोर में क्या किया, एक इमेज लगा दी, एक कंटेंट लगा दिया यहाँ पे। ठीक है। सिमिलरली अगर आफ्टर कर देंगे इसको, आफ्टर द h1 एलिमेंट, तो ये लास्ट में लगा देगी। ओके। मार्कर एलिमेंट क्या की, ये जो बुलेट पॉइंट्स आ रहे थे और जो यहाँ पे ऑर्डर्स आ रहे थे, उसका कलर चेंज करने में यूज़फुल हो गया ये उतना काम का नहीं है, उतना यूज़ नहीं आएगा, बट देख लो। सेलेक्शन सूडो एलिमेंट, ये क्या है, सेलेक्ट सम टेक्स्ट ऑन दिस पेज। देखा है किसी किसी वेबसाइट में जब आप सेलेक्ट करते हो तो उसका कलर चेंज हो जाता है। वो चीज़ कैसे करते हैं, जैसे नॉर्मली तो ब्लू कलर में आता है, ये चीज़ें अगर हमें करनी है तो हम लोग सेलेक्शन वाला यूज़ करेंगे। ओके। मान लो किसी पैराग्राफ पे ही बस करानी है इसको। ठीक है। अब इस पे क्या नॉर्मल, इस पे क्या होगी, येलो कलर से आने लगेगी। ठीक है। इसका कलर कर दिया रेड, बैकग्राउंड का कर दिया येलो। आगे समझ में क्लियर है? ये हो गया डन। अब इसमें देख लो और भी बहुत तरीके की हैं। क्या है, सूडो क्लास में कौन कौन सी है, हम लोग लिंक में देखे थे। एक्टिव थी, और चेक्ड में क्या है, इनपुट चेक करने के लिए काम आता है। ठीक है, कि इनपुट में हम लोग कुछ आइटम डालें कि नहीं डालें। ओके। सिमिलरली इनपुट को डिसेबल करना हुआ तो डिसेबल कर सकते हैं। और ये बहुत सारे तरीके के, फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट ऑफ टाइप, फोकस, होवर, इनवैलिड, लैंग्वेज, लास्ट चाइल्ड,
लिंक, ns चाइल्ड, ठीक है। ये सब एक बार खुद से देखना, बहुत सारे हैं, ठीक है। हो गया यहाँ तक? ठीक है, ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का।
चलो सारे पता चल गए। सूडो क्लासेस, सूडो एलिमेंट्स, चाइल्ड सेलेक्टर, फिर एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, कॉम्बिनेटर, सारा हमारा कंप्लीट है। ठीक है, एट्रीब्यूट सेलेक्टर हमने नहीं देखा है, W3 स्कूल्स पे पता नहीं क्यों नहीं दिया है। एट्रीब्यूट सेलेक्टर देख लेते हैं। ठीक है, नहीं दिया हुआ है, लास्ट में थोड़ा दिया हुआ है, बाद में करा एट्रीब्यूट सेलेक्टर क्या भी करा दे, साथ साथ में कराते हैं। देखो एट्रीब्यूट सेलेक्टर में क्या होता है, इनपुट में हम लोग कुछ एट्रीब्यूट्स देते रहते हैं, जैसे कि नेम दे दिया, आईडी दे दी, फिर हमारा और क्या था, वैल्यू था, प्लेस होल्डर था, ये सब क्या था, हमारा एट्रीब्यूट्स था। फॉर एग्जांपल हमारा लिंक्स जो होता है एंकर टैग, उसके अंदर हम लोग टारगेट नाम का भी एक एट्रीब्यूट देते हैं, एचरेफ नाम का एक एट्रीब्यूट देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, जैसे ये टारगेट नाम का जो एट्रीब्यूट है ना, ये उसको सेलेक्ट किया है, कैसे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वो टारगेट डाल दिया, वो एट्रीब्यूट का नाम डाल दिया, उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया, येलो कर दिया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, चेंज हो गया। इस फॉर एग्जांपल इस वाले केस में देखते हैं, इसमें अलग से दे दिया, ये छोड़ो, ये ना एंकर, इन दोनों पे क्या लगाया, इस पे टारगेट लगाया ब्लैंक, और नीचे वाले पे टारगेट लगाया अंडरस्कोर टॉप। ठीक है, लेकिन इसको ब्लैंक वाले को सेलेक्ट करना था, क्या किया, ए स्क्वायर ब्रैकेट्स टारगेट इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक, तो ये वो वाला टारगेट सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो है, ये सिर्फ यही वाला कलर चेंज हुआ, बाकी वाले का कलर चेंज नहीं हुआ। क्लियर है ना। अब ये क्या है, ये नई चीज दिख रही है, एट्रीब्यूट, उसके बाद टिल्ट का साइन इज इक्वल्स टू वैल्यू। दिस सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट एलिमेंट्स विथ एन एट्रीब्यूट वैल्यू कंटेनिंग अ स्पेसिफाइड वर्ड। क्या है ना, हम लोग ऐसे एट्रीब्यूट्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मान लो कि बहुत बड़ी चीज़ें लिखी हुई हैं इसके अंदर, मेरा नाम लिखा हुआ है, एक टाइटल दिया हुआ है, जैसे कि ये देखो, ये रहा, इसमें टाइटल क्या दिया हुआ है, क्लीमैटिस फ्लावर। ठीक है, अब हम लोग इस टिल्ट वाला साइन यूज़ करके सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर ढेर सारा कार्स के लिए बनाते हैं और उसमें टाइटल देते हैं, दिस इज़ कार, दिस इज़ मॉडर्न कार, दिस इज़ ओल्ड कार, लेकिन हमें सारे कार्स को सेलेक्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, टाइटल में टिल्ट लगा के ढूंढेंगे कहाँ पे कार लिखा हुआ है, कार वाली टर्म। ठीक है, तो वो कार वाली टर्म पे सब पे, सारे वाली कार पे वो लगा देगा। सिमिलरली यहाँ पे फ्लावर लिखा है, यहाँ पे फ्लावर लिखा है, सर्च किया, टाइटल के अंदर अगर फ्लावर आ रही है तो उसका बॉर्डर लगा दो 5 पिक्सल सॉलिड येलो। ठीक है, सर्च किया, इसमें से हाँ ये दोनों टाइटल्स के अंदर फ्लावर आ रही है, इसलिए मैंने इसमें क्या लगा दिया, बॉर्डर लगा दिया। इस पे फ्लावर नहीं दिख रही थी इसलिए नहीं लगाया। एफ सर्च करते हैं, जिसमें एफ आ गई उस पे लग जाएगी, लेकिन एफ एक प्रॉपर टर्म नहीं है। फ्लो सर्च क्या लगी, नहीं लगी, प्रॉपर लिखना पड़ता है ईयर, हाँ पूरी एक वैल्यू लिखनी पड़ेगी, इसमें 2 वैल्यूज है ना टाइटल में। ठीक है, सर्च कर लिया दोनों वैल्यू पे, अगर टाइटल में मिल गया फ्लावर, फ्लावर दोनों पे लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब ये क्या है, टिल्ट वाली तो समझ में आ गई, ये क्या वर्टिकल लाइन जो लगी हुई है, इसका क्या मतलब है, इट इज यूज टू सेलेक्ट एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट whose value can be exactly the specified value or the specified value followed by a hyphen। क्या मतलब है इसका, देखते हैं। जैसे इस केस में दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हाइफन दिया है क्या, अब टॉप कहीं पे भी होगी तो वो सेलेक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये वाली टॉप है, ये वाली भी टॉप है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है, हाइफन है। ओके, टॉप दिख गया क्या, दोनों में टॉप तो दिख रहा है लेकिन हाइफन लगी हुई है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन लगा देंगे। टिल्ट वाले से क्या होता है, प्रॉपर एक वर्ड वो ढूंढता है कि टॉप मिल जाएगा, टॉप मिल जाएगा। वर्टिकल लगाएंगे तो वो ढूंढेगा, अगर हाइफन भी है तो कोई बात नहीं, काम चला लेंगे, हम टॉप वाले को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी अगर एक और दे देते हैं, ये थर्ड वाली सेलेक्ट नहीं हुई ना, क्योंकि यहाँ पे हाइफन नहीं लगी थी, इसको भी अगर हम लोग हाइफन यहाँ पे लगा देते हैं तो ये भी हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। ओके, ठीक है, समझ में आ गया ये वाला सेलेक्टर। थर्ड क्या हमारा, दिस सेलेक्टर, इसका क्या मतलब हुआ, इट इज यूज टू सेलेक्ट एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट
हुज वैल्यू स्टार्ट्स विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। अब जो मैं वो ट्राई करा रहा था ना कि चेक कर लो भैया जी, मान लो मैं यहाँ पे सिर्फ टी लिखता हूँ तो क्या ये कर लेगा? जी हाँ, कर लिया। ये बस उस टर्म को ढूंढ रहा है, क्या वो टर्म है उसमें? हाँ है, तो फिर इसको पूरे को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, जैसे मैंने बोला था ना ढेर सारी कार्स हैं, मैंने उनको कुछ क्या दे दिया, क्लास दे दिया ढेर सारा अलग अलग से। लेकिन उस क्लास में अगर कहीं पे भी अगर कार लिखा हुआ है टर्म, तो वो क्या कर लेगा, उसको प्रॉपर सेलेक्ट कर लेगा, तो उसको भी कर लेगा। यहाँ पे क्या चीज़, यहाँ पे आईडी लिखना पड़ेगा इस तरीके से। और मेक श्योर कि वो स्टार्टिंग वाला टर्म हो। ठीक है, ठीक है ना। अब ये क्या है, कितने सेलेक्टर्स देख लिए हमने? ये वाला देखा था एक, ये, और क्या था, ये वाला, और टिल्ट। तीनों का अलग अलग मतलब है। ये पूरा का पूरा क्या ढूंढेगा, वर्ड। ये क्या ढूंढेगा, बीच में हाइफन भी अगर हो गया तो काम चला लेंगे सर। ये तो अगर बस वर्ड ही मैच कर जाए, बस मैच ही करा दो। अब नेक्स्ट हमारा डॉलर साइन, इसका क्या मतलब है? इट इज यूज टू सेलेक्ट एलिमेंट्स हुज एट्रीब्यूट वैल्यू एंड्स विथ अ स्पेसिफाइड वैल्यू। इन सब में हम लोग स्टार्टिंग से ढूंढते थे, राइट? इन दोनों में हम लोग स्टार्टिंग से ढूंढते थे, इस वाले में हम लोग का एंड वाला होगा। ठीक है, ये टेस्ट कहाँ पे आ रहा है, एंड में आ रहा है, मिल गया, हाँ ठीक है, बहुत सही। माई ढूंढते हैं, माई एंड में नहीं है, माई स्टार्ट में है। ठीक है, इससे क्या ढूंढते थे हम लोग, एंड वाला ढूंढते थे, सिर्फ एस टी लगा दिया, मिलेगा, मिल गया, लास्ट में वाला टर्म लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है ना। अब एक और है भाई, इतना सारा है, एक और सेलेक्टर है, स्टार। इसका क्या मतलब हुआ, ये वाला तो स्टार्टिंग के लिए था, क्या था, स्टार्ट। ये वाला हमारा एंड के लिए था, ये वाला किसके लिए है? देखते हैं। कहीं पे भी, कहीं पे भी अगर लिखा हो टर्म, कहीं पे भी, इट इज यूज टू सेलेक्ट एलिमेंट हुज एट्रीब्यूट वैल्यू कंटेन्स अ स्पेसिफाइड वैल्यू। ठीक है, एट्रीब्यूट के वैल्यू में अगर इस टाइप का कोई भी टर्म मिल गया, कहीं पे भी मिल गया, तो क्या कर लेगा, उसको सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेकंड का आर एस सर्च करते हैं। आर एस किस में मिला इसको, इसमें मिला, यहाँ पे भी आर लिख दे क्या, आर एस किस में मिला, इन दोनों में मिल गया एट्रीब्यूट वैल्यूज़ में, तो ये इन दोनों को सिलेक्ट कर लेगा। जहाँ कहीं पे भी मिल जाएगा उसको सेलेक्ट कर लेगा, चाहे वो आगे से हो चाहे वो पीछे से हो, कहीं से भी हो। ठीक है, तो इट वर्क्स फॉर बोथ स्टार्ट एंड। क्लास आईडी और भी प्लेस होल्डर में अगर कुछ वैल्यू मिल गई, कुछ भी, हाँ वहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे चेंज करके। बस यही है यार, जैसे इस केस में क्या था ना, इस इनपुट वाले में क्या होता, टाइप वाला यूज़ होता है। ठीक है, टाइप पे लगा दिया, सिंपल है, बस इतने ही हैं। सेलेक्टर सारे कवर हो गए हमारे, और कोई सेलेक्टर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ओपेसिटी। इमेज को ट्रांसपेरेंट करना है, ओपेसिटी दे दो 0.5, क्या हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। ट्रांसपेरेंट हवर इफेक्ट कैसे लाया ये, हवर पे क्या कर दो, ओपेसिटी को 1 कर दो। ठीक है, फिर हवर पे हम लोग ओपेसिटी दे भी सकते हैं। डिव को ट्रांसपेरेंट बनाना है, ओपेसिटी 0.3, ट्रांसपेरेंट हो गया।
RGB होता था, ए वाला क्या होता है हमारा, ओपेसिटी के लिए यूज़ करते हैं। ओके क्लियर है। नेविगेशन बार ये हम लोग कर रहे थे असाइनमेंट में, देख लो कैसे बनते हैं। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, यूएल यूज़ किया, उसके अंदर एल डाल दिया, इसको नैब बार में कन्वर्ट करना है हमें। बुलेट पॉइंट्स को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लिस्ट स्टाइल टाइप को डन कर देंगे, बुलेट पॉइंट्स जो हमारे वो रिमूव हो जाएंगे। चलो हॉरिजॉन्टल नैब बार देख लेते हैं डायरेक्ट। डिस्प्ले मैंने बताया था, एल आई क्या होता है, ब्लॉक लाइन एलिमेंट होता है। पहले उसकी डिस्प्ले को हमें इनलाइन करना पड़ेगा ताकि वो क्या आ जाए, एक लाइन में आने लगे। ओके, तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसने एल आई को डिस्प्ले कर दिया इनलाइन, फिर इसने एल आई को फ्लोट लेफ्ट कर दिया। ठीक है, लेफ्ट की तरफ उसको फ्लोट कर दिया, राइट करता तो राइट की तरफ आ जाती। देखो क्या किया, लिस्ट को इसने कर दिया प्रॉपर फ्लोट लेफ्ट। एंकर कहाँ लगी हुई है, ये तो एंकर ये रही। हाँ फ्लेक्स से हो जाएगा, जो तुम्हारा मन करे लगा लो। सर जैसे ये दिया है ना, क्या नैप बार दिया है, हाँ जैसे नैप बार की ये जो लिस्ट है ये राइट साइड को कर देंगे हम, लेफ्ट साइड को एक हमने मतलब सेंटर में लगाना है, इन दोनों के सेंटर में आए ओ भाई, जो एक हमने थोड़ा बड़ा दिखाना है, एक साइड का अक्षर बड़ा दिखाना है उसको। जैसे आपने असाइनमेंट दी थी ना, वो तो उसको अलग से देंगे ना डिज़ाइन। क्या चल रहा है भाई, पता चला क्या हुआ था कोड में, इस वाले कोड में। इधर देख लो सब, हमने फ्लोट यूज़ करके जो ब्लॉक एलिमेंट्स थे उनको साइड बाय साइड फ्लोट करा लिया था। ठीक है, लेफ्ट में भले से वो ब्लॉक एलिमेंट्स थे, हमने फ्लोट यूज़ करके, जैसे हम लोग डिस्प्ले इनलाइन करते थे उससे भी हो जाता था, हम लोग फ्लोट यूज़ करके भी उसको साइड बाय साइड कर सकते हैं। ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट्स को भी हम लोग साइड बाय साइड कर सकते हैं। ठीक है, फ्लोट लेफ्ट। अब उसमें हम लोग पैडिंग मार्जिन लगा सकते हैं क्योंकि हमने डिस्प्ले उसकी ब्लॉक कर रखी है। एंकर क्या होता है हमारा, बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन होता है, हमने उसकी डिस्प्ले कर दी ब्लॉक। अब हम लोग उस पर क्या लगा दिए, पैडिंग लगा दिए कुछ, और ये सारी चीज़ें अब उस पर हम लोग लगा सकते हैं। ओके, ये बन गई, ये सिंपल है, वही यूज़ किया है। राइट अलाइन करनी थी तो राइट अलाइन कर दिया, लास्ट वाले एलिमेंट को फ्लोट राइट कर दिया। नेविगेशन बार फिक्स कैसे करते हैं, पोजीशन कर देंगे फिक्स, टॉप दे देंगे यहाँ पे 0 साथ में। ठीक है, बन जाएगी ये। स्टिकी करनी है, स्टिकी भी कर सकते हैं, पोजीशन दे देंगे स्टिकी, स्टिकी हो जाएगी। रिस्पॉन्सिव करना है तो हमें इसमें मीडिया क्वेरी लगानी पड़ेगी, वो पढ़ाया नहीं है अभी, वो मत देखना। रिस्पॉन्सिव सर मीडिया क्वेरी से ही होती है।
मीडिया क्वेरी से होती है, फिर यूनिट से होती है। जैसे तुम्हारी जैसे पिक्सल की जगह अगर तुम आर ई एम वगैरह ई एम यूज़ करते हो या फिर वी एच यूज़ करते हो, वी डब्ल्यू यूज़ करते हो, तो उससे भी रिस्पॉन्सिव थोड़ी बहुत होती है। परसेंटेज यूज़ करते हो, ये चीज़ है। पिक्सल अवॉइड करना चाहिए ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कई वेबसाइट्स यूज़ करती हैं पिक्सल। मेरे ख्याल से यही वाली वेबसाइट यूज़ करती है पिक्सल। नहीं, ये वाली ई एम यूज़ कर रही है, पिक्सल भी यूज़ की है कहीं कहीं, ई एम यूज़ कर रही है वैसे तो। पिक्सल ई एम का कॉम्बो लगाई होगी। वो तो है, अब इतना मेहनत कौन करेगा जब बूटस्ट्रैप ऑलरेडी है तो, है ना। हाँ टेल विंड करा दूँ क्या, बूटस्ट्रैप छोड़ दे। तो बूटस्ट्रैप छोड़ दे, टेल विंड करा देते हैं। सही है, टेल विंड थोड़ा मॉडर्न है। अभी मीडिया क्वेरी बची है, एनिमेशन बची है, ऑलमोस्ट कवर है। वही एक हफ्ते की और क्लास मान लो। ठीक है, हाँ ये महीना। फिर वो असाइनमेंट करनी है, वो असाइनमेंट प्रॉपर जब खत्म हो जाएगी तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब तक वो खत्म नहीं होगी आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। वैसे अभी बहुत टॉपिक्स हैं, अभी तो बेसिक्स भी ख़त्म नहीं हुआ। ये देखो बेसिक्स के इतने टॉपिक्स हैं, फिर एडवांस के इतने टॉपिक्स हैं, बहुत है। अभी एक हफ्ते से ऊपर लग जाएगा। ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं, जैसे ड्रॉप डाउन बनी हुई ना, देख लो कैसे बनती है। ये आई ना ड्रॉप डाउन, कैसे आई, किस पे लगी थी, इस पे लगी थी ना, इस वाले स्पैन पे लगी थी। स्पैन पे क्या लगा दिया, इसने एक ड्रॉप डाउन वाली क्लास दी है। ठीक है, उसमें क्या बोला है, पोजीशन कर दो रिलेटिव। रिलेटिव क्यों किया, ताकि इधर से ही रिलेटिव, इसी को रिलेटिव अपना मान ले। ठीक है, डिस्प्ले कर दिया इनलाइन ब्लॉक। फिर उसमें क्या डाला, कंटेंट, क्या डाला उसके अंदर, हेलो वर्ल्ड। कंटेंट को फिर डिज़ाइन कर दिया, डिस्प्ले फिलहाल के लिए किया नन। जैसे ही हवर हो डिस्प्ले कर देगा इसका ब्लॉक, पोजीशन को कर देगा एब्सोल्यूट। तो इसकी जो पेरेंट है डिव, उधर से पोजीशन ले लेगा। इजी है, खुद से करोगे हो जाएगा ये। बना लेना ड्रॉप डाउन भी। ये चीज़ देख लो, जब हम लोग ड्रॉप डाउन बनाते हैं ना, यहाँ पे हवर करते हैं तो ये इस तरीके से आ जाएगी। राइट पे जाएंगे तो भी इस तरीके से आ रही है। इसको करने के लिए हम लोग राइट को ज़ीरो कर देंगे, अब ये लेफ्ट में आने लगेगी। ठीक है, नहीं बस राइट, राइट से हो जा रही थी। यहाँ पे इसने इमेज गैलरी बना रखी है।
ठीक है, ये सारी चीज़ें खुद से ट्राई करना। ये रिस्पॉन्सिव है, किससे बनाई होगी ये, कोई गैस? ग्रिड नहीं यूज़ किया इसने, पता नहीं क्या यूज़ किया है। इसने बस विड्थ और हाइट यूज़ करके ही बना दिया है, विड्थ हाइट को परसेंटेज में यूज़ कर लिया तो उस तरीके से हो गया रिस्पॉन्सिव। फॉर्म्स बनाना है CSS से, जो वही फॉर्म्स हैं, बस थोड़ा सा स्टाइल हो गया इसमें, कुछ खास नहीं है इसमें। बॉर्डर रेडियस होता है, मेरे को बताता हूँ। जैसे ये कंटेनर बना ली मैंने, बता रहा हूँ, एक सेकेंड। डिव बना लिया ना यहाँ पे, डिव को डिज़ाइन करते हैं। डिव का कर दिया कि इसकी विड्थ सेट कर दो 200 पिक्सल, इसकी हाइट सेट कर दो 200 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दे दो रेड या फिर एक्वामरीन दे दो। ऐसे आ रही थी। अब क्या है ना, इसका बॉर्डर रेडियस दे देता है थोड़ा सा। सिंपल बॉर्डर देंगे तो क्या होगा, बॉर्डर आ जाएगी 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। लेकिन अब इसको बॉर्डर रेडियस देंगे, मान लो 20 पिक्सल की दे दी, 100% दे दी, ठीक है। बस ये है। चलो क्लास ओवर करते हैं।